नमस्कार. महा ॲडव्हेंचर काउन्सिल म्हणजेच मॅकतर्फे तयार केलेल्या या व्हिडिओ मालिकेमध्ये स्वागत आहे. कृपया नोंद घ्यावी. आयोजित साहसी कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्यांची सुरक्षा ही आयोजकांची जबाबदारी असते. प्रशिक्षण आणि अनुभव याला कुठलाही लेख अथवा व्हिडिओ हे पर्याय असू शकत नाहीत. अधिक विस्तृत माहिती खालील लिंकवर मिळेल. जरूर पाहणे. नमस्ते, मेरा नाम अजिंक्य कानेटकर है और सेफ्टी की पाठशाला के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने हार्नेस हेलमेट के बारे में जानकारी ली। इसी के आगे का इक्विपमेंट कनेक्टर्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कनेक्टर्स बेसिकली हमें या फिर किसी भी चीज को, चाहे सेफ्टी एंकर हो या सेफ्टी रोप हो, उससे माउंटेन से जुड़े रहने में मदद करता है। कनेक्टर्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, चाहे वो मैलियंस हो, स्नैपलिंग्स हो या फिर कैराबिनर्स हो। एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में सोचे तो कैराबिनर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है। मार्केट में अलग अलग टाइप के कैराबिनर्स है, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग मटेरियल के हैं, लेकिन उसमें से कौन सा कैराबिनर मेरे लिए सही है ये जान लेना बहुत जरूरी है और इसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। 100 साल पहले जर्मनी में ऑटो हर्जॉग नामक माउंटेनियर और इंजीनियर ने पहला कैराबिनर बनाया था, लेकिन उसे ये कैराबिनर की आइडिया जर्मन सोल्जर्स से मिली। जर्मन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अपनी कार्बन राइफल कंधे पे लटकाने के लिए एक हुक का इस्तेमाल करते थे। कार्बन राइफल का बेल्ट ये हुक से उनके शोल्डर को लगाया जाता था, जिसके वजह से शोल्डर पे बंदूक बनाई रहती थी। इसी हुक को कार्बन हैगन नाम से जाना जाता था। इसी हुक का आगे मॉडिफिकेशन होके कैराबिनर बन गया। तब से लेके आज तक कैराबिनर में बहुत सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशन हुए हैं। कैराबिनर का हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे, पहला कैराबिनर जो बनाया था वो कैराबिनर स्टील से बनाया गया था और उसका वजन 150 ग्राम के करीबन था, लेकिन आजकल के कैराबिनर ये एल्यूमिनियम अलॉय से बनते हैं और उसका वजन 20 to 25 ग्राम्स भी होता है। आप कोई भी कैराबिनर परचेस करने जाएंगे तो सबसे पहले वो कैराबिनर सर्टिफाइड है कि नहीं ये चेक करना बहुत जरूरी है। हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था और इस एपिसोड में यही बात हम लोग दोहरा रहे हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज या फिर रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग के लिए लगने वाले हर इक्विपमेंट ये सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। अगर कैराबिनर्स के बारे में बात करें तो कैराबिनर्स पे जनरली ईएन या फिर सीडी स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं। कैराबिनर्स पे और भी अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन कैराबिनर परचेस करने से पहले वो स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ईएन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो जनरली EN 362 या फिर EN 12275 ये स्टैंडर्ड्स कैराबिनर्स पे पाए जाते हैं। फॉल अरेस्ट सिस्टम में यूज होने वाले कैराबिनर्स, इसके बारे में EN 362 बात करती है और माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज में यूज होने वाले कैराबिनर के पे EN 12275 बात करती है। कैराबिनर बनाते समय वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट वो हीट प्रोसेसिंग से जाता है, जिसके वजह से एल्यूमिनियम अलॉय और भी घट और स्ट्रांग हो जाता है। कैराबिनर पे टेस्टिंग किया जाता है, उसका मैनुअल टेस्टिंग किया जाता है, उसका गेट फंक्शनिंग, उसका शेप सब सही है ना ये चेक किया जाता है। उसके बाद उसका डिटेल इंस्पेक्शन भी किया जाता है, जिसमें हर बारीकी चीज को चेक किया जाता है। उसके बाद टेस्ट लैब में उसका टेस्टिंग किया जाता है। अगर बैच में 100 कैराबिनर बनाए हो तो उसमें से 1 या 2 कैराबिनर को लैब में जाके टेस्टिंग किया जाता है, मतलब कि उसको अलग अलग साइड से अलग अलग डायरेक्शन में पुल करके उसका स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। इसके वजह से कैराबिनर मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं ये पता चलता है। कैराबिनर परचेस करने के बाद उसे यूज करने से पहले उसका मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। हर कैराबिनर के साथ मैनुअल जुड़ा रहता है। अगर किसी भी कैराबिनर को मैनुअल जुड़ा नहीं रहेगा तो उसका मतलब है वो कैराबिनर सर्टिफाइड नहीं है और ऐसे इक्विपमेंट यूज करना डेंजरस हो सकता है। इस मैनुअल पे जनरली आपको कैराबिनर के स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। वो CE सर्टिफाइड है, EN सर्टिफाइड है या फिर और कोई स्टैंडर्ड पे सर्टिफाइड है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसी के साथ वो कैराबिनर के सेफ और अनसेफ यूज करने के तरीके, इसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। उसी के अलावा इस पे
आपको कैराबिनर का मेंटेनेंस और केयर कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। कैराबिनर्स के पार्ट्स के बारे में बात करें तो उसके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला है कैराबिनर का गेट, जो कि एक स्प्रिंग एक्शन डोर है। इससे कैराबिनर खुलने में और बंद करने में मदद होती है। कैराबिनर का गेट ये अलग अलग टाइप में आता है, उसमें अलग अलग लॉकिंग मैकेनिज्म रहती है। ये एक स्प्रिंग एक्शन होने की वजह से ये अपने आप बंद हो जाता है और उससे कैराबिनर की स्ट्रेंथ मेंटेन रहने में बहुत मदद होती है। कैराबिनर का दूसरा पार्ट है कैराबिनर का स्पाइन, जो गेट के अपोजिट साइड में है। ये कैराबिनर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और इसीलिए डिज़ाइन बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा लोड इस पॉइंट पे आ जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। कैराबिनर का तीसरा पार्ट है वो है रोप बास्केट। जनरली यहाँ पे रोप का प्लेसमेंट होता है। उसी के अपोजिट है फोर्थ पॉइंट, जो है वेविंग बास्केट। इसे बास्केट भी कहते हैं या फिर एल्बो भी कहते हैं। यहाँ पे जनरली आपके हार्नेस का अटैचमेंट लूप आ जाता है। कैराबिनर का आखिरी पार्ट है वो है कैराबिनर का नोज। स्पाइन के अपोजिट होने के कारण और स्पाइन से लंबे होने के कारण भी ये कैराबिनर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कैराबिनर का गेट लॉक करने में मदद करता है। इसमें अलग अलग टाइप भी होते हैं, इसमें जैसे कि नॉन की लॉक हो या फिर की लॉक टाइप के हो। अक्सर हमने देखा है कैराबिनर्स पे अलग अलग नंबर्स मेंशन किए रहते हैं। ये नंबर्स क्या है ये जान लेते हैं। उसके लिए मेरे पास ये सिंगिंग रॉक का एक्सटेसिव कैराबिनर है। मैं ये कैराबिनर एक्चुअली सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। इसके पीछे मेरा किसी भी ब्रांड का ब्रांडिंग का या प्रमोशन का कोई भी पर्पस नहीं है। सो आइए देखते हैं इस पे लिखे गए नंबर्स क्या कहते हैं। मेरे पास ये सिंगिंग रॉक का एक्सटेसिव कैराबिनर है, जिसके एक साइड पे सिंगिंग रॉक ब्रांड का नाम लिखा है और दूसरे साइड पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। इसके अगर हेड पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंगिंग रॉक के मॉडल का नाम लिखा गया है, जो है एक्सटेसी। इसी के बगल में यहाँ पे EN स्टैंडर्ड भी मेंशन किए हैं। यह है EN 362:04/B। मतलब कि ये कैराबिनर EN 362 2004 में बनाए गए कैटेगरी B के हिसाब से स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। इसी के बगल में एक छोटा सा कॉलन है जो बुक जैसे दिखता है। इसका मतलब है कि ये कैराबिनर परचेस करने के बाद इसे इस्तेमाल करने से पहले इसका मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के आगे एक 4 डिजिट नंबर भी दिया गया है। ये है इसका यूनिक नंबर। इसके बाद इसके स्पाइन पे और कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। सबसे पहले है KN मतलब किलो न्यूटन्स। हर कैराबिनर का वेट लोड कैपेसिटी ये किलो न्यूटन्स में मेजर किया जाता है और ये नंबर्स उसी के बारे में है। इस KN के आगे 2 एरोज है। ये 2 एरो कैराबिनर के इस दिशा में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अगर कैराबिनर के इस दिशा में मैंने पुल किया तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी 25 किलो न्यूटन। कैराबिनर के मेजर एक्सिस होने के वजह से इस पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जो कि 25 किलो न्यूटन है। इसके आगे है वर्टिकल एरो, जो दिखाते हैं कैराबिनर के माइनर एक्सिस। मतलब कि कैराबिनर को अगर इस तरीके से पुल किया या फिर इस तरीके से लोड दिया तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी 8 किलो न्यूटन, जो कि 25 किलो न्यूटन से 8 किलो न्यूटन तक आ जाती है। इसके आगे का शेप है, यह है कैराबिनर का गेट खुलने का साइन है। कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर गलती से कैराबिनर खुल गया हो और अगर उस पर लोड आए तो उसकी क्षमता हो जाएगी 10 किलो न्यूटन। इसी के आगे है इसके CE सर्टिफिकेशन का नंबर। इसमें से कौन सा कैराबिनर मेरे लिए सही है, लेकिन उसके लिए हमें जानने होंगे कैराबिनर्स के टाइप्स। कैराबिनर्स के टाइप्स आसान भाषा में समझने के लिए हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैराबिनर का शेप, फिर उसके बाद कैराबिनर के लॉकिंग मैकेनिज्म और कैराबिनर में यूज होने वाले मटेरियल। मार्केट में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शेप्स के कैराबिनर अवेलेबल है, लेकिन आज हम सबसे ज्यादा यूज होने वाले 4 शेप्स के बारे में बात करेंगे और समझने की आसानी के लिए हमने हर एक शेप के प्रोज और उसके कॉन्स और उसके बेस्ट यूसेज आपके लिए नोट किए हैं। सबसे पहले है डी शेप कैराबिनर। इंग्लिश अल्फाबेट D जैसे दिखने वाले कैराबिनर एडवेंचर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैराबिनर है। इसके एसिमेट्रिक डिज़ाइन की वजह से कोई लोग इसे ऑफसेट D कैराबिनर भी बुलाते हैं। अगर इसके प्रोस के बारे में बात करें तो इसके लार्ज गेट ओपनिंग की वजह से ये चाहे एंकर पे हो या फिर बोल्ट पे कनेक्ट करने के लिए बहुत आसानी होती है।
इसका डिज़ाइन ऐसे बनाया गया है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोड ये स्पाइन पे आता है। इसके वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैराबिनर भी माना जाता है। ये दिखने में तो बड़ा होता है लेकिन फिर भी लाइट वेट होता है। इसमें कॉन्स में है कि वो ओवल शेप कैराबिनर से थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसके गेट ओपनिंग ये पियर शेप कैराबिनर से भी थोड़ा कम रहता है। लेकिन फिर भी ये कैराबिनर मास्टर पॉइंट पे सबसे बेस्ट यूज़ करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि अगर आपको रोप एंकर करना हो या क्लाइंबर का सेल्फ कहीं पे भी एंकर करना हो तो ये कैराबिनर उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कैराबिनर का शेप है वो है पेयर शेप कैराबिनर। बहुत सारे लोग इसे HMS कैराबिनर करके भी जानते हैं। इसका डिज़ाइन डी शेप के कैराबिनर से और भी एसिमेट्रिक होता है। अगर इसके प्रोज के बारे में बात करें तो इसका गेट ओपनिंग सबसे बड़ा गेट ओपनिंग माना जाता है। इसमें बहुत सारी रूम मिल जाती है और उसके वजह से स्मूथ बिले कर सकते हैं और रोप का वेयर भी कम हो जाता है। अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो ये शेप का कैराबिनर सबसे हेवी शेप माना जाता है और ये शेप का कैराबिनर डी और ओवल शेप के कैराबिनर से थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है। लेकिन ये कैराबिनर बिलेइंग के लिए सबसे बेस्ट कैराबिनर है। इसमें बिले का डिवाइस आसानी से फिट हो सकता है। कुछ केस में अगर आपको इटालियन हिच पे क्लाइंबर को बिले करना हो या किसी को भी बिले करना हो तो ये कैराबिनर उसके लिए बेस्ट कैराबिनर है। नेक्स्ट शेप है ओवल शेप कैराबिनर। इसके राउंडेड बास्केट की वजह से लोड हमेशा बीच में मेंटेन रहता है। ये लोड कैराबिनर के नोज से, जो कि कैराबिनर का सबसे वीक पॉइंट माना जाता है, उससे दूर रहता है। लेकिन इसका गेट ओपनिंग ये पियर शेप और डी शेप कैराबिनर से थोड़ा छोटा भी होता है। ये कैराबिनर एक्चुअली पुलिस के लिए बनाया गया है। इसके वजह से पुलिस का ओरिएंटेशन हमेशा मेंटेन रहता है और पुलिस का कैराबिनर पे मूवमेंट भी कम हो जाता है। उसके वजह से पुली का शीव और कैराबिनर इन दोनों पे डैमेज कम होता है। आखिर का शेप है वो है सेमी सर्कल कैराबिनर। इसे कोई कोई लोग ओमनी शेप कैराबिनर भी कहते हैं। ये कैराबिनर बेसिकली मल्टी डायरेक्शन लोड के लिए बनाया गया है। हालांकि ये टाइप का कैराबिनर ये बाकी शेप के कैराबिनर से थोड़ा महंगा भी होता है। इसका अगर बेस्ट यूसेज के बारे में बात करें तो पिछले एपिसोड में हमने चेस्ट हार्नेस के बारे में बात की थी। चेस्ट हार्नेस के लूप अटैच करने के लिए ये कैराबिनर सबसे बेस्ट है। कैराबिनर के टाइप्स में अगली कैटेगरी है वो है कैराबिनर की लॉकिंग मैकेनिज्म। उसमें सबसे पहले है प्लेन गेट कैराबिनर। इस कैराबिनर में गेट को अगर मैं दबाऊं तो ये खुल जाता है और छोड़ दूं तो ये बंद हो जाता है। इस गेट पे एडिशनल कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से गेट का खुलना और बंद होना ये रोका जा सकता है। ये इक्विपमेंट को स्नैपलिंग करके भी बुलाते हैं, लेकिन ये फिर भी एक कैराबिनर की ही कैटेगरी है। इस प्लेन गेट कैराबिनर में और कई तरह के मॉडल्स आते हैं, जैसे कि बेंड गेट कैराबिनर जिसका गेट हल्का सा बेंड रहता है, या फिर वायर गेट कैराबिनर जिसका गेट तो स्ट्रेट है लेकिन गेट ये वायर का बनाया गया है। ये सारे कैराबिनर्स बेसिकली क्विक ड्रॉ पे इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जहां से रोप पास होता है वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। ये कैराबिनर सेल्फ एंकर पॉइंट या कहीं पे भी रोप एंकर करने के लिए इस्तेमाल करना डेंजरस हो सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो ये कैराबिनर पे मेरी ये वेबिंग एंकर है और इस पे मैंने ये बोल्ट, इसका दूसरा एंड मैंने बोल्ट पे लॉक किया है। अगर गलती से ये वेबिंग इस गेट पे आ जाए और गलती से अगर ये दब गई तो ये वेबिंग ये कैराबिनर से बाहर आ सकती है और मेरी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और ये बहुत डेंजरस चीज़ है। ये अवॉइड करने के लिए कैराबिनर में एक मैकेनिज्म डेवलप की जो है अब हमारी दूसरी कैटेगरी, वो है स्क्रू गेट कैराबिनर। दिखने में तो ये कैराबिनर है और इसका गेट दबने पे खुलता है और छोड़ने पे बंद होता है, लेकिन इस पे एडिशनल स्क्रू दिया गया है जिसको मैंने घुमाया तो एक गेट खुलना और बंद होना रोका जा सकता है। इसके वजह से एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है। ये कैराबिनर्स सेल्फ एंकर के लिए यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके वजह से वो बाय मिस्टेकली खुलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लॉकिंग मैकेनिज्म में तीसरी कैटेगरी है वो है ऑटो लॉक कैराबिनर। ये कैराबिनर बहुत ही स्पेशल कैराबिनर है। इसके गेट दबने से खुलते नहीं है। इसे खोलने के लिए इसके लॉक को घुमाना पड़ता है और तभी जाके ये खुल जाते हैं। अगर इस गेट को मैंने अभी छोड़ दिया तो ये कैराबिनर वापस लॉक हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑटो लॉक कैराबिनर्स कहते हैं। कैराबिनर के टाइप्स में अगला कैटेगरी है वो है कैराबिनर बनाने के लिए यूज किए जाने वाला मटेरियल, चाहे वो एल्यूमिनियम अलाय हो या फिर स्टील। ये दोनों इक्विपमेंट ज़्यादातर कैराबिनर बनाने में यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम अलाय यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है
कि ये बहुत ही लाइट वेट रहते हैं। ये लाइट वेट होने के बावजूद ये स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया जरूर मीट करते हैं। वेरएज स्टील के कैराबिनर ये बहुत ही ड्यूरेबल रहते हैं। जहाँ पे रोप घिसने का चांस ज़्यादा है या फिर कैराबिनर रॉक को घिसने का चांस ज़्यादा है, वहाँ पे ये कैराबिनर्स इस्तेमाल करना बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉप रोप क्लाइंब कर रहे हैं जहाँ पे आप कैराबिनर्स टॉप रोप एंकर पे कनेक्ट कर दिया है और इसमें से रोप पास करके आप बिले कर रहे हैं, तो ये कैराबिनर में रोप घिसने से फ्रिक्शन की वजह से वेयर और टेयर आने का बहुत चांस है और ये डैमेज होने का चांस है। इसलिए वहाँ ऐसी जगह पे स्टील कैराबिनर लगाने से वो फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है। कनेक्टर्स कैटेगरी में तीसरा इक्विपमेंट है मेयॉन्स। फ्रेंच वर्ड है, प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये पीस ऑफ इक्विपमेंट वर्क एट हाइट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट आप माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस पे EN 12275 ये स्टैंडर्ड्स भी पाए जाते हैं। लेकिन ये इक्विपमेंट यूज करने से पहले उसे सही तरीके से यूज करने पे ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ये इक्विपमेंट जनरली स्टील से बनाया जाता है और इसमें ट्रायंगल, डेल्टा, स्क्वायर और सेमी सर्कल ये शेप पाए जाते हैं। ये पीस ऑफ इक्विपमेंट पे थ्रेडेड स्लीव रहती है जो गेट की तरह फंक्शन करती है। इस स्लीव को आपको स्पैनर से घुमाना होता है ताकि मेयॉन्स के नोज पे थ्रेड्स रहते हैं, उस पे वो स्लीव जाके टाइट हो जाती है और मेयॉन्स लॉक हो जाता है। लेकिन अगर एक भी थ्रेड घुमाना रह गया तो ये मेयॉन बहुत वीक हो जाता है और वो जल्दी टूटने का चांस रहता है। ये पीस ऑफ इक्विपमेंट आप जनरली रॉक क्लाइंबिंग में बिले स्टेशंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आजकल इंडोर रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन में क्विक ड्रॉस बोल्ट को कनेक्ट करने के लिए ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइज एडवेंचर एक्टिविटीज में ये इक्विपमेंट यूज करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि अगर रेस्क्यू सिचुएशन में ये इक्विपमेंट यूज ओपन करने में डिले हो सकता है और उसके वजह से आपकी रेस्क्यू प्रोसेस डिले हो सकती है। हर कैराबिनर का पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर चाहे तो आप हर यूज से पहले उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कैराबिनर का इंस्पेक्शन करने के लिए आप उसके बॉडी को चेक कर सकते हैं। अगर उसके बॉडी पे कहीं पे भी क्रैक, कट या फिर कोई भी डिफॉर्मेशन का साइन है, कोई भी डेंट है, तो उसका मतलब कि वो कैराबिनर डैमेज हो गया है। उसके अलावा अगर कैराबिनर का कलर है, कैराबिनर का कलर ये डिफॉर्म होने की वजह से शायद चेंज हो सकता है, वो फेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैराबिनर कहीं से ऊपर से गिरा होगा तो जो एरिया डैमेज हो जाता है या फिर कैराबिनर पे अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा लोड आने के बाद कैराबिनर डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, उस केस में भी कैराबिनर का कलर फेड हो जाता है। अगर ऐसे होगा तो कैराबिनर डैमेज हो गया है। उसके अलावा अगर कैराबिनर पे कहीं पे भी करोजन या रस्ट के साइंस दिख रहे हैं तो उसका मतलब कैराबिनर खराब होने लगा है। उसके अलावा आप ये रोप बास्केट और वेबिंग बास्केट पे अगर उंगली घुमाएंगे तो अगर वहाँ पे शार्प एजेस लग रहे हैं तो वो भी डेंजरस हो सकते हैं। शायद उससे कैराबिनर नहीं टूटेगा, लेकिन वो शार्प एजेस की वजह से आपके रोप या फिर हार्नेस के अटैचमेंट लूप्स कट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर रोप बास्केट के यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से अगर वहाँ पे वेयर दिख रहा है तो वो वेयर कितना है ये भी इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर कोई कोई ब्रांड्स कहते हैं कि वो वेयर 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई लोग कहते हैं ये कैराबिनर के शेप जितना रहता है, जो विड्थ है, उससे 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर ब्रांड का अलग अलग सॉल्यूशन है और हर ब्रांड का उस पर रिकमेंडेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी के अलावा आप चेक कर सकते हैं कि कैराबिनर के गेट फंक्शंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो आसानी से खुल रहे हैं और रिलीज करने पे बंद भी हो रहे हैं। अगर गेट का कहीं पे भी अलाइनमेंट ऑफ हो गया होगा तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंजेस उसके ड्राई हो गए रहेंगे तो वो कैराबिनर का गेट फंक्शन नहीं करता है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कैराबिनर की लॉकिंग मैकेनिज्म ठीक तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। वो लॉक हो रहा है और वो आसानी से खुल भी रहा है। अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाना होगा तो मेरे पास ये ट्राई एक्शन ऑटो लॉक कैराबिनर है, जिसे घुमाने के बाद ये खुल जाता है। लेकिन अगर मैंने ये गेट छोड़ दिया तो ये कैराबिनर लॉक नहीं होता है, ये गेट फिर भी खुला ही रहता है।
क्योंकि इसका लॉकिंग मैकेनिज्म ये खराब हो गया है। तो ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया इंस्पेक्शन के पॉइंट्स। ज़रूर आप इंस्पेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसको लॉक करके रखिएगा, ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी कैराबिनर की पास्ट हिस्ट्री पता नहीं होगी या फिर आपको डाउट होगा कि ये कैराबिनर किसी के तो हाथ से गिर गया है लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं है, ऐसे सिचुएशन में वो कैराबिनर इस्तेमाल करना बहुत डेंजरस हो सकता है। और मेरा सजेशन रहेगा वो कैराबिनर, अगर आप डाउट में हैं तो वो कैराबिनर इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्योंकि कैराबिनर में बहुत बार गिरने के बाद या उस पर हाई इम्पैक्ट आने के बाद उसके स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर्स क्रिएट हो सकते हैं। वो नॉर्मल आईज को दिखते नहीं है पर फिर भी उसके वजह से इंटरनल फ्रेम डैमेज हो सकती है और उसके वजह से कैराबिनर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत कम हो सकती है और वो रेगुलर फॉल में भी टूट सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हर यूज़ के बाद कैराबिनर का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। कैराबिनर का मेंटेनेंस करने के लिए फॉर एग्जांपल उसको आप वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के लिए आप नॉर्मल रेगुलर वाटर यूज़ कर सकते हैं, नॉट हॉट वाटर, नॉट इवन कोल्ड वाटर। आप वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं और आपका सॉफ्ट ब्रश रहता है, फॉर एग्जांपल टूथ ब्रश, उससे आप हल्के से क्लीन कर सकते हैं। उसके वजह से अगर उसमें डर्ट या फिर कहीं पे भी मिट्टी अटक गई होगी तो वो निकल जा सकती है। उसके अलावा अगर कैराबिनर सॉल्टी वाटर में गिर गया हो, जैसे कि समुद्र के पानी में गिर गया हो, तो उसे इमीडिएटली धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सॉल्टी वाटर से कैराबिनर पे कोरोजन फॉर्म होना चालू हो जाता है, उससे कैराबिनर डैमेज हो सकता है। सिमिलरली अगर कैराबिनर किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आ गया हो तो वो कैराबिनर यूज़ करना डेंजरस हो सकता है। कोई भी केमिकल हो उसका कैराबिनर के एल्यूमिनियम अलॉय या स्टील के मटेरियल पे इफेक्ट हो सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स वो डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, उसके वजह से कैराबिनर वीक बन जाता है और वो टूटने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग कैराबिनर को WD-40 से क्लीन करते हैं ताकि उस पर कोरोजन ना हो, लेकिन WD-40 ये एक्चुअली मेटल्स पे यूज़ किया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे। WD-40 क्या करता है, वो बेसिकली मेटल के सरफेस को ड्राई कर देता है, उसका मॉइस्चर सोक करके उसे ड्राई कर देता है और उसके वजह से वो जंग को और मेटल को सेपरेट कर देता है। अगर सिमिलर प्रोसेस अगर कैराबिनर पे हुई तो सोच लो कि कैराबिनर के हिंजेस को अगर उसने ड्राई कर दिया तो ड्राई होने की वजह से कैराबिनर के हिंजेस प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देंगे और उसकी वजह से कैराबिनर वीक हो सकता है। इसलिए WD-40 से कैराबिनर को कभी भी क्लीन मत कीजिएगा। आप कैराबिनर के हिंजेस में ऑयलिंग लगा कर सकते हैं, लेकिन हर ब्रांड का अलग अलग ऑयल उन्होंने रेकमेंड किया है। सो कोई भी ऑयल यूज़ करने से पहले आप प्लीज़ किसी भी ब्रांड के, वो कैराबिनर के ब्रांड के मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद कैराबिनर के साथ जुड़े रहने वाले मैनुअल पे मिल सकती है। उसके अलावा कैराबिनर की केयर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैराबिनर आप रेगुलर वॉश कर सकते हैं और उसे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन क्लीन करते समय उससे कहीं पे भी स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्पेशली हार्ड ब्रश से उसे क्लीन मत कीजिएगा। उसके अलावा अगर कैराबिनर आप स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करने के लिए मेटल, कैराबिनर ये मेटल है तो मेटल और सॉफ्ट मटेरियल मतलब हार्नेस, बेबिंग, इनको अलग अलग रखिएगा। उसी के साथ कैराबिनर्स और आपके अदर क्लाइंबिंग इक्विपमेंट जैसे कि पेग्स हो, पिटॉन्स हो जो नोकीले हैं और वो स्टील से बनाए गए हैं, इन चीज़ों को भी अलग अलग रखिए। पेग्स, पिटॉन, इन चीज़ों पे करोजन होना या रस्ट लगना ये बहुत जल्दी होता है और उसके वजह से अगर उसके साथ कैराबिनर को रख दिए तो कैराबिनर भी डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। कैराबिनर किसी भी ड्रम में या किसी भी बॉक्स में रख रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उस बॉक्स के ऊपर कोई भी भारी चीज़ मत रखिएगा जिसकी वजह से कैराबिनर पे प्रेशर बना रहे। उसी के साथ अगर कैराबिनर आप कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, आप एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं या फिर क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, तो कैराबिनर ज़रूर किसी भी नोकीले चीज़ के साथ मत रखिएगा। फॉर एग्जांपल पेग्स या पिटॉन जो कि क्लाइंबिंग में यूज़ किए जाते हैं,
या फिर आइस क्लाइंबिंग के लिए आप जब जाते हैं तब क्रैम्पॉन्स लेके जाते हैं, तो वो क्रैम्पॉन्स के साथ कैराबिनर्स रखना डेंजरस हो सकता है, उसकी वजह से कैराबिनर्स डैमेज हो सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से कैराबिनर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये हम आपको क्लाइंबिंग साइट पे या फिर एडवेंचर एक्टिविटी साइट पे जाके दिखा नहीं पाए, लेकिन हमने घर पे ही कैराबिनर इस्तेमाल करने के कुछ अनसेफ प्रैक्टिसेस इसके बारे में इमेजेस लिए और आज इन पे हम बात करेंगे। लेकिन प्लीज नोट कीजिएगा, ये फोटोज सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। इसमें यूज किए गए एंकरिंग सिस्टम्स, एंकरिंग इक्विपमेंट या फिर कोई भी अदर इक्विपमेंट पे हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, सो इन सारी चीजों को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। पहले फोटो में दिखाई गई सिचुएशन हमें ऑर्गेनाइज एडवेंचर एक्टिविटीज या फिर रॉक क्लाइंबिंग साइट्स पे बहुत बार दिखाई देती है, जहां पे एंकरिंग की जाती है और एंकरिंग का कैराबिनर ये किसी एज पे, जैसे कि रॉक एज पे आके रुक जाता है। इसके वजह से अगर कैराबिनर पे लोड आ गया तो कैराबिनर जल्दी टूटने का चांस है। इसी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मैं अपनी एंकरिंग सिस्टम थोड़ी एक्सटेंड कर सकता हूँ, जिसके वजह से कैराबिनर एज के नीचे आ जाएगा और अगर फॉल हुआ या फिर फोर्स कैराबिनर पे आया तो वो फोर्स कैराबिनर के मेजर एक्सिस पे ही बना रहेगा। ये सिचुएशन अगर आप ट्री के अराउंड या किसी पोल के अराउंड एंकर क्रिएट कर रहे हो तो आपको दिखाई दे सकती है। पहले इमेज में दिखाई दे रहे जैसे कि वेबिंग ये मेजर एक्सिस से थोड़ी दूर हट गई है और वो कैराबिनर के नोज पे आ गई है, जो कि कैराबिनर का एक वीक पॉइंट भी माना जाता है। अगर इस सिचुएशन में कैराबिनर पे फोर्स आए तो कैराबिनर जल्दी टूटने का चांस है। इसी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए सेकेंड इमेज में हमने पहली वेबिंग निकाल के वहां पे थोड़ी लंबी वेबिंग इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से कैराबिनर पे फोर्स आए तो वो फोर्स कैराबिनर के मेजर एक्सिस पे ही बना रहेगा। इस सिचुएशन क्लाइंबिंग साइट पे बहुत बार दिखाई देती है। जैसे कि पहले इमेज में दिख रहा है, बिले डिवाइस का कैराबिनर ये हार्नेस के टाइन पॉइंट्स पे लगाया गया है। उसके वजह से बिले डिवाइस और बिले रोप ये कैराबिनर के गेट पे आके बैठा है। अगर इस सिचुएशन में क्लाइंबर का फॉल हुआ तो वो फोर्स कैराबिनर के गेट पे जाएगा और कैराबिनर जल्दी टूटने का चांस है। इसी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए याद रखिएगा कि कैराबिनर ये हमेशा बिले लूप में लगाना चाहिए, जिसके वजह से बिले डिवाइस और बिले रोप ये दोनों कैराबिनर के रोप बास्केट के यहाँ पे आके रुकते हैं और वो सिचुएशन में अगर क्लाइंबर का फॉल हुआ तो वो फॉल का इम्पैक्ट ये कैराबिनर के मेजर एक्सिस पे ही जाएगा। ये सिचुएशन क्लाइंबिंग में दिखाई देती है, जहाँ पे क्लाइंबर दो बिले रोप के साथ क्लाइंब करता है। जैसे कि पहले इमेज में दिख रहा है, बिले डिवाइस का कैराबिनर ये हार्नेस के बिले लूप में ही लगाया गया है, लेकिन बिले डिवाइस और बिले रोप ये कैराबिनर के वेबिंग बास्केट में लगाए गए हैं। अगर इस सिचुएशन में क्लाइंबर का फॉल हुआ तो उसका इम्पैक्ट कैराबिनर के मेजर एक्सिस पे ही आएगा, लेकिन बिले करते समय बिलेयर को शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है, जहाँ के कैराबिनर के वेबिंग बास्केट में थोड़ी जगह कम है और वहाँ से दो रोप का मूवमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उसके वजह से रोप में वेयर भी आ सकता है। अगर इसी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मैं कैराबिनर को टर्न कर सकता हूँ और बिले डिवाइस और बिले रोप ये दोनों कैराबिनर के रोप बास्केट के यहाँ पे लगा सकता हूँ। वहाँ पे रूम ज़्यादा है तो उसमें बिले करने के लिए आसानी होगी और उसमें वेयर भी कम आ जाएगा। रॉक क्लाइंबिंग में जनरली इस्तेमाल होने वाले क्विक ड्रॉप पे आप देख सकते हैं, एक साइड में प्लेन गेट कैराबिनर होता है और दूसरे बाजू बेंड गेट कैराबिनर रहता है। बेंड गेट कैराबिनर आपके एंकर पे कनेक्ट करना गलत हो सकता है। इसके बेंड गेट की वजह से क्लाइंबर उसमें बिले रोप आसानी से प्लेस कर सकता है और उससे क्लाइंबर के एफर्ट्स बच सकते हैं। इसलिए बेंड गेट कैराबिनर ये हमेशा बिले रोप की साइड में होना चाहिए। पेयर शेप या फिर डी शेप कैराबिनर ये पुली के लिए बनाए नहीं गए हैं, उसके लिए ओवल शेप कैराबिनर बनाए गए हैं। जैसे कि दूसरे इमेज में देख रहे हैं, ओवल शेप कैराबिनर पुली पे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये कैराबिनर लॉक किया गया नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, पुली इस्तेमाल करते समय उसे ओवल कैराबिनर लगाइए और वो लॉक करना हमेशा याद रखिए। तो ये थी कैराबिनर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुझे आशा है कि इस इन्फॉर्मेशन का आपको कैराबिनर परचेस करते समय या फिर कैराबिनर इस्तेमाल करते समय जरूर फायदा होगा। अगर कैराबिनर या फिर कनेक्टर्स के जुड़े कोई भी क्वेश्चंस या फिर डाउट आपके मन में हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उसे जरूर पोस्ट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच।